तो मेरे भाई लोग, यूरो का क्वार्टर फाइनल खत्म हो चुका है। जर्मनी और आपका पोर्तुगल एलिमिनेट हो चुके हैं। घिस पिट के फ्रांस और इंग्लैंड पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। सारे चीज के ऊपर बातचीत करेंगे। मेन जो दो मैच पर हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो में, एक है जर्मनी वर्सेस स्पेन का और दूसरा है पोर्तुगल वर्सेस फ्रांस का। पहले मैच के ऊपर बात करते हैं स्पेन वर्सेस जर्मनी। बहुत सारे लोगों का बहुत एक्साइटमेंट था इस मैच के ऊपर, बिकॉज फैन फेवरेट टीम था, क्योंकि दोनों टीम ऐसा टीम था कि फ्रांस और इंग्लैंड की तरह हम लोग को बोर नहीं किए थे। बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल, बहुत ही अट्रैक्टिव फुटबॉल खेले थे। एंड बहुत सारे लोगों का एक्साइटमेंट ये था कि ये दोनों टीम जब एक दूसरे के अगेंस्ट में खेलेगा तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। बहुत ही अच्छा मैच था। 120 मिनट तक खींचा ये मैच, लेकिन हम लोगों को फील नहीं हुआ कि 120 मिनट तक हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग फुटबॉल था, बहुत ओपन प्ले था, चांसेस बहुत सारे क्रिएट हुए, मिस भी बहुत सारे हुए। तो एक एक करके बात करेंगे, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 8 मिनट में पेड्री को इंजरी मिला एंड आई थिंक पेड्री 1 से 1.5 महीने के लिए बाहर है। अभी पेड्री का यूरो खत्म हो चुका है एंड उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है जो टोनी क्रूस ने 8 मिनट में पेड्री के ऊपर जो फाउल किया था वो येलो कार्ड था कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, बट अभी तो येलो कार्ड था। लेकिन एंटनी टेलर जैसे रेफरी को आप इंपॉर्टेंट मैच में, या फिर कोई भी इंग्लिश रेफरी को आप अगर किसी इंपॉर्टेंट मैच में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो भैया ये हगेगा ही गारंटी, क्योंकि प्रीमियर लीग जितने सारे फैंस है मेरी तरह, वो जानते हो कि प्रीमियर लीग में इंग्लिश रेफरी या फिर बाहर का क्या लेवल है, किस तरीके का गलत डिसीजन आता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग पूछेंगे टोनी क्रूस का गेम कैसा था। मेरे को लगता है टोनी क्रूस का गेम उतना खास नहीं था। देखो टोनी क्रूस तो अच्छा खेलेगा, लेकिन टोनी क्रूस का उस लेवल का गेम नहीं था। पहले 30-40 मिनट में कुछ ज्यादा ओवर कुछ करने के लिए जर्मनी या फिर एक्स्ट्रा कुछ अटैक करने के लिए बहुत बार पोजीशन लूज कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे टेम्पो कंट्रोल हुआ। लेकिन टोनी क्रूस हियर एंड देयर थोड़ा बहुत फाउल वगैरह कर रहे थे, उतना काम कंपोज टोनी क्रूस का परफॉर्मेंस मेरे भाई था नहीं। लेकिन ब्लेसिंग इन डिसगाइज, पेड्री का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ था उसके बाद डैनी ओल्मो आया था और पहला गोल स्पेन का डैनी ओल्मो मारा। यामाल का असिस्ट एंड डैनी ओल्मो का बहुत ही शानदार फिनिश था, वहां से स्पेन को लीड मिल गया। एंड उसके बाद अगर जर्मनी के बारे में बात करें, नगल्समैन ने 2 चेंज किया था, दैट इज लेरॉय साने को राइट हैंड साइड पे खिलाया गया, लेकिन लेरॉय साने कुछ कर नहीं पाए, राइट हैंड साइड में पूरा आइसोलेट हो रहे थे। 45 मिनट्स के बाद उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। उसके बाद एमरी चान को खिलाया गया मिडफील्ड में, वो भी मूव उतना काम का नहीं रहा है। एमरी चान बहुत बार बॉल पोजीशन लूज कर रहे थे। 45 मिनट्स के बाद वहां पे एंड्रिच को लाया गया। मुझे लगता है कि एंड्रिच को पहले मिनट तक खिलाना चाहिए था। लेकिन ये जर्मनी का जो हार है, बट अब ये सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ काई हेवर्ट्स को। देखो काई हेवर्ट्स आपका नंबर 9 नहीं हो सकता मेरे भाई। काई हेवर्ट्स विद द बॉल मूवमेंट अच्छा कंट्रीब्यूशन है, क्रिएटिविटी भैया बहुत अच्छा दिखाता है, रन वगैरह निकालता है। थर्ड मैन रन के लिए काई हेवर्ट्स बहुत अच्छा है, हेडर के लिए भी एक्टिव रहता है। लेकिन बंदे के पास वो चीज नहीं है जो नंबर 9 के पास होना चाहिए, दैट इज फिनिशिंग। बंदे का फिनिशिंग अभी भी क्लियर कट नहीं है। मुझे लगता है कि 45 मिनट्स के बाद काई हेवर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था और फुल क्रूक को उसके जगह पे भेजना चाहिए था। वहां पे भैया नगल्समैन मिस कर बैठे। मुलर और आपका फुल क्रूक को बहुत देर बाद लेके आए और काई हेवर्ट्स को भैया 3-4 चांसेस मिले थे, उस पे 2-3 चांसेस तो क्लियर कट थे, लेकिन काई हेवर्ट्स ने वो चांसेस मिस कर दिए। और ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस में, क्लोज मैचेस में, जैसे जहाँ पे 50-50 मैच चल रहा है, वहाँ पे आपको अगर मौका मिलता है और इस मौके को आप अगर बरी नहीं करते हो तो आपको हर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बड़े मैच में आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलते, क्योंकि अगेंस्ट में जो टीम है वो भी भैया खतरनाक टीम है, वो भी भैया स्पेन है, लेकिन वो आपको मौका दे रहा है, लेकिन आप उसको मौका को बरी नहीं करोगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। फैबियन रुइस का बहुत ही बढ़िया गेम था, रॉड्री का बहुत ही बढ़िया गेम था। मैं कारवाल को इंडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जमाल मुसियाला से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन कारवाल ने जिस तरीके से जमाल मुसियाला को न्यूट्रलाइज किया, काबिल तारीफ है। बट अब इस कारवाल फिर से प्रूव करते हुए वर्ल्ड में जितना सारा राइट बैक है अभी भी वो वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक है। लेकिन 70 मिनट के बाद जब टॉमस मुलर बताओ, फुल क्रूक बताओ, सारे लोगों को फेंका गया फील्ड पे, तब बहुत ज़्यादा अटैक बन रहा था। फाइनली 89 मिनट पे हमारा फ्लोरियन विर्ट्ज बायर लेवरकुसन का वो कमबैक वाला फैक्टर एक्टिव करता है और 89 मिनट में जोशुआ किमिच से हिट से लगता हुआ एक बॉल फ्लोरियन विर्ट्ज के पैर में आता है। विर्ट्ज उसको फिनिश कर देते हैं और मैच 1-1 हो जाता है और जाता है एक्स्ट्रा टाइम में। एंड उसके बाद 50-50 मैच था, बहुत ही ज्यादा अटैक क्रिएट हो रहे थे। और उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी आया, आई थिंक 107 मिनट में कुकेरे के हाथ में एक बॉल लगा था। भाई ये पेनल्टी कैसे नहीं, मेरे को पता नहीं भाई, डायरेक्ट हाथ में लग रहा है और सामने गोल पोस्ट है, मतलब ये बॉल आपको डायरेक्ट गोल में जा रहा है एंड आपका हैंड्स भी कहीं ना कहीं नैरो नहीं है, वाइड हैंड है और डायरेक्ट हाथ में लग रहा है। ये हैंडबॉल नहीं है, पेनल्टी नहीं है, पता नहीं ये फुटबॉल का रूल्स या फिर ये भार, ये रेफरी का ये क्वेश्चन कब खत्म होगा मेरे को पता नहीं। इतने इंपॉर्टेंट मैच में क्वार्टर फाइनल में आप इस तरीके से हाउलर करते हो तो भैया मेरे को पता नहीं है। मुझे लगता है कि इंग्लिश रेफरी को इतने सारे बड़े मैच में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए। देखो जर्मनी को बहुत सारे मौके मिले, स्पेन का XG था जहां पे 1.41, वहां पे जर्मनी का XG था 2.16 और 5 बिग चांसेस मिले, वहां पे 4 बिग चांसेस जर्मनी ने मिस किया। तो इतने सारे चांसेस अगर आप मिस करोगे तो भैया आप डिजर्व नहीं करते अगले राउंड में जाने के लिए। लेकिन फाइनली हम लोगों ने सोचा था कि
पेनल्टी में जाएगा एंड पेनल्टी देखने में बहुत मजा आएगा। एक तरफ उनाई सिमोन होगा, दूसरी तरफ मैनुअल नॉयर रहेगा, लेकिन 119 मिनट में एक क्रॉस आता है जो मिकेल मेरिनो वो क्रॉस को फिनिश कर देते, 119 मिनट में जिता देता है। और एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी था कि 20 साल पहले इसी स्टेडियम में आई थिंक स्टुटगार्ट के साथ खेलते हुए मिकेल मेरिनो के पापा वो सेम सेलिब्रेशन किए थे। 20 साल बाद उनके बेटे ने उसी स्टेडियम में सेम सेलिब्रेशन किया। दैट इज अ ह्यूज थिंग एंड दैट इज द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। तरीके से स्पेन जर्मनी को हरा देता है। होम ग्राउंड का जो एडवांटेज था या फिर जर्मन जितने सारे फैंस थे, एक्सपेक्टेशन था बैक टू बैक वर्ल्ड कप या फिर यूरो में जर्मनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। फाइनली यूरो होम पे हो रहा है तो यहाँ पे यूरो जीतने का मौका जर्मनी के पास है, लेकिन ये मौका चूर चूर हो जाता है और स्पेन क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल के लिए। अब दूसरे मैच के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया मैच था आपका पोर्तुगल वर्सेस स्पेन का मैच। हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था क्योंकि आपको पता है ओपन प्ले से एक गोल स्कोर ना करके फ्रांस भी सेमीफाइनल में बैठा हुआ है। जो एक्सपेक्टेशन था किलियन एम्बापे है, आपके पास डेम्बेले है, बारकोला है, थूराम है, ग्रिजमैन है, क्रिएटिविटी का भंडार है फ्रांस में, लेकिन भाई वो क्रिएटिविटी का सीवी काम नहीं कर रहा है। एक भी गोल ओपन प्ले से क्रिएट नहीं कर पा रहा है। ऑल दो 2-3 चांसेस मिले थे 45 मिनट्स के बाद। पहला हाफ टाइम तो भैया सो जाने वाला हाफ टाइम था, बहुत ही बोरी, बहुत ही घटिया हाफ टाइम था। देखो एक चीज होना चाहिए कि फील्ड पे आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, फील्ड में आपके पास राफेल लियो, बर्नार्डो सिल्वा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ग्रिजमैन, डेम्बेले, एम्बापे, थूराम, सारे लोग फील्ड पे है, लेकिन इतने सारे प्लेयर मिलके एक भी आउट एंड आउट चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे, एक भी गोल स्कोर नहीं हो रहा है। तो फ्रांस या फिर पोर्तुगल दोनों को शायद एलिमिनेट हो जाना चाहिए, इतना घटिया या फिर इतना टॉर्चर फुटबॉल दिखाने के लिए। लेकिन मैं 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहता हूं। पहला पॉइंट है कि फ्रांस का जो मिडफील्ड है बहुत अच्छा मिडफील्ड है, कामाविंगा, चुआमेनी, कॉन्ते, लेकिन इस मिडफील्ड को देख के मेरे को एक प्लेयर को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, दैट इज पॉल पोग्बा। जो क्रिएटिविटी है फ्रांस के मिडफील्ड से वो भैया क्रिएटिविटी दिख नहीं रहा है। हाँ सॉलिड है, कॉम्पैक्ट है, डिफेंसिव, बहुत ही ज्यादा फिजिकल है, एनर्जी है, हार्ड वर्क पुट करते हैं, लेकिन जो क्रिएटिविटी अगर मौका बनेगा जब आपके पास मिडफील्ड से क्रिएटिविटी होगा, जो पॉल पोग्बा प्रोवाइड करता था बहुत सालों से फ्रांस से, लेकिन अभी के टाइम में कॉन्ते, कामाविंगा या फिर चुआमेनी ये सारे लोग वन डायमेंशन प्लेयर है, इनके अंदर क्रिएटिविटी का थोड़ा कमती है, इसलिए फ्रांस का मिडफील्ड से इतना चांसेस क्रिएट हो नहीं रहे। उसके बाद अगर बात करते हैं पोर्तुगल के गोल्डन जनरेशन का, बहुत सारे लोग बोले थे रॉबर्टो मार्टिनेज जब एज अ पोर्तुगल मैनेजर साइन हुआ था, बहुत सारे लोग बोले थे बेल्जियम का जो हमारा गोल्डन जनरेशन था वर्ल्ड कप जीतेगा, ये फिर यूरो जीतेगा, हम लोग एक्सपेक्टेशन करते थे। कोर्तुआ था, ईडन हज़ार्ड था, प्राइम केविन डी ब्रुयने था, लेकिन ये रॉबर्टो मार्टिनेज तो भैया बेल्जियम को सत्यानाश कर दिए। उसके बाद पोर्तुगल का जो गोल्डन जनरेशन है अभी जाओ फेलिक्स, राफेल लियो, बताओ ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा, बहुत सारे प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हम लोगों ने सोचा था कि पोर्तुगल सैंटोस के बाद एक अच्छा मैनेजर साइन करेगा, लेकिन दे वेंट फॉर रॉबर्टो मार्टिनेज इस गोल्डन जनरेशन का भी सत्यानाश करते हुए। लेकिन मैं 2-3 अगर पॉइंट बोलूं पोर्तुगल वर्सेस फ्रांस के मैच से, पहला पॉइंट ये कि अकॉर्डिंग टू मी रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे डियागो जोटा को स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि जो लिंकअप प्लेयर राफेलियो दिखा रहा था पहले 25-30 मिनट में, राफेलियो का काफ़ी अच्छा गेम था, लेकिन उसके साथ एक लिंकअप प्ले करने वाला एक बंदा रहता, डियागो जोटा रहता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि देखो वो लिंकअप, वो स्पीड, वो इन बिहाइंड रन निकालना, वो अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भैया, अब उम्र हो चुका है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई रोनाल्डो मेसी अभी भी चलना चाहिए। देखो मैंने मेसी का भी 1-2 गेम देखा है कोपा में, एंड रोनाल्डो को भी हम लोगों ने गेम देखा है। हम लोग को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा भैया रोनाल्डो और मेसी एरा खत्म है। मेसी को अगर जीतना है या फिर अर्जेंटीना को अगर जीतना है तो मेसी के अलावा बाकी जितने सारे प्लेयर्स हैं उनको स्टेप इन करना पड़ेगा। मेसी से आप गारंटी 10 on 10 परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से रोनाल्डो को अगर जीतना है किसी इंटरनेशनल ट्रॉफी में, बाकी प्लेयर को स्टेप इन करना पड़ेगा। एक 39 है या फिर एक 37 ईयर्स के बंदे से आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते भैया वो कट बिहाइंड मारेंगे, वो 3-4 लोगों को ड्रिबल करेंगे। देखो ये एक्सेप्ट करना मुझे लगता है कि जो मेसी फैंस या फिर रोनाल्डो फैन या फिर फुटबॉल फैंस है, एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि रोनाल्डो मेसी का एंड हो गया। हाँ भैया रोनाल्डो मेसी का एंड हो गया, हमें अभी मूव ऑन करना चाहिए, ज़्यादा दिल पे ना लेके, ज़्यादा इमोशनली अगर रॉबर्टो मार्टिनेज मुझे लगता है रोनाल्डो को अगर स्टार्ट नहीं करते, डियागो जोटा को स्टार्ट करते, मुझे लगता है ज़्यादा क्रिएटिविटी बनता और चांसेस क्रिएट होते। क्योंकि मुझे लगा था कि फ्रांस डिफेंसिव बहुत कंपोज्ड है, लेकिन भैया 3-4 मौके दिए थे वहाँ पे। ब्रूनो को एक 1-to-1 मौका मिला था, बर्नार्डो को एक 1-to-1 मौका मिला था, आपको टैप इन करने का मौका मिला था, रोनाल्डो को वो भी मिस कर दिया। तो टोटल मिला के 3-4 मौके मिले थे। अब इतना मौका आप सलीबा और उपामेकानो से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन मौका जब दिया गया है आपको भैया बरी करना पड़ेगा। फ्रांस का डिफेंस इस तरीके का है, लेकिन फिर भी आप मौके को बरी नहीं करोगे तो भैया आप अगले राउंड में कैसे क्वालिफाई करोगे मेरे भाई। लेकिन मैं रोनाल्डो के ऊपर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं कि रोनाल्डो को बहुत सारे पासेस मिले, रोनाल्डो को बहुत सारे क्रॉसेस मिले, रोनाल्डो को बहुत सारे चांसेस बॉक्स में मिले, ऐसा नहीं। ब्रूनो फर्नांडिस का बहुत ही खत्म गेम था, लेकिन ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था। ब्रूनो को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, कहने की क्रिएटिविटी वहाँ पे किल कर दे रहे हो। आप यहाँ पे पेड्रो नेटो को नहीं लेके आए, आप डियागो जोटा को बाद में भी नहीं लेके आए। तो भैया जो
जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है रॉबर्टो मार्टिनेज भाई, पोर्तुगल के जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना चाहिए। इतने सारे क्रिएटिव, इतने सारे सुपरस्टार होने के बावजूद भी इतना बोरिंग फुटबॉल विदाउट क्रिएटिविटी कैसे सर्वाइव करोगे? रॉबर्टो मार्टिनेज से क्या पोर्तुगल कंटिन्यू करेगा? आने वाले वर्ल्ड कप में अगर इस तरीके का प्लेयर आपके पास और इस तरीके से फुटबॉल खिलाओगे तो वर्ल्ड कप में भी भैया पोर्तुगल से कुछ नहीं होगा और रोनाल्डो को फिर से भैया वो रोना धोना करना पड़ेगा और जो एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एंड मिलने वाला नहीं है। तो पोर्तुगल का मैनेजर या फिर पोर्तुगल का मैनेजमेंट जो इनका गेम प्ले दिखा मुझे बहुत ही खत्म लगा। फ्रांस भी बहुत खास नहीं था, फ्रांस के बाद भी बहुत सारे चांसेस थे, फ्रांस के बाद भी बहुत सारे सुपरस्टार है, फ्रांस के बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन उनका भी फुटबॉल बहुत ही बोरिंग था। एम्बापे का जो सीजन हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ग्रीजमैन का हम लोगों ने जो सीजन एक्सपेक्ट किया था, एकदम वो सीजन गया नहीं। एम्बापे को सब्स्टिट्यूट किया गया, जो नोज इंजरी है उसके लिए सब्स्टिट्यूट किया गया। अब देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में क्या होगा। स्पेन वर्सेस फ्रांस का मैच देखना इंपॉर्टेंट होगा। स्पेन किस तरीके से फ्री फुटबॉलिंग खेल पाएगा या फिर फ्रांस प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलेगा या फिर डेम्बेले बताओ या फिर हमारे ग्रीजमैन, एम्बापे ये लोग स्टिप इन करेंगे। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है स्पेन के लिए, कारवार आई थिंक अगले मैच में नहीं खेलेंगे और दूसरी तरफ पे इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड का सेमीफाइनल होगा, हम लोग वॉच अलोंग करेंगे। तो देखते हैं अगले मैच में क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।